हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी बहादुर लड़की पर आधारित है जो अपने सौतेले बाप के खून के इल्ज़ाम में जेल चली जाती है और जेल में उसके साथ क्या कुछ सलूक किया जाता है ये देखकर आपकी आत्मा हिल जाएगी। कहानी का नाम है जेल बेट और इसके डायरेक्टर हैं जैरेड कॉर्न। कहानी की शुरुआत एना नाम की सीधी सादी लड़की से होती है जिसे संगीत का बेहद शौक है और हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठकर वो जेलो बजा रही है। तभी गाने की आवाज़ सुनकर उसके सौतेले पिता कमरे में दाखिल होते और उसके हाथ से जेलो लेकर एना के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते। वेल, इससे पहले कि वो बेचारी कुछ सोच समझ पाती, उसके पिता उसे बिस्तर पर धक्का देकर जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। एना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए एना ने खुद से दूर करने के लिए सौतेले पिता को धक्का मार देती है, जिसे वो पास के ही टेबल के कोने में जाकर टकराते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। अगला दृश्य कोर्ट का दिखाया जाता है, जहां पर एना जज के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत देते हुए बताती है कि उसके पिता उसके साथ जोर दबस्ती कर रहे थे, जिस वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी वो उन्हें मानना नहीं चाहती, ये सिर्फ एक गलती थी। लेकिन वहीं पास बैठी उसकी माँ अपनी बेटी के बयान के खिलाफ गवाही देती है और अपने पति को देवता बताते हुए कहती है कि उसके पिता जितना अच्छा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं होगा और वो ऐसे सपने में भी सोच नहीं सकती। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एना पूरी तरीके से हैरत में थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस माँ ने उसे बचपन से पाला और इतना प्यार किया, वो एक हैवान के लिए आज उसके खिलाफ कैसे जा सकती है। इतने में जज एना को दूसरा झटका देते हुए 4 साल की कैद की सज़ा सुना देते हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मी एना को जेल में ले जाते हैं। यहाँ एना के सभी ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद जेल की पोशाक पहनाकर उसे जेलर फ्रैंक के कक्ष में लाया जाता है। आज एना के साथ जेल में कई और कैदी भी आए हुए हैं। फ्रैंक उन सबको हिदायत देते हुए समझाता है कि जेल में सिर्फ और सिर्फ उसका राज चलता है, इसीलिए वो जैसा जैसा कहे बस वैसा करना है। सभी कैदियों को उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और इसके बाद अन्य ज़रूरी सामान थमाकर उन्हें उनके बैरक में भेज दिया जाता है। एना की बैरक में जेनी नाम की एक और कैदी रहती है जो पिछले 5 साल से वहीं पर है और उसे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है। अगली सुबह सभी महिला कैदी अपने अपने बैरक से बाहर निकलकर मैदान में लाया जाता है। एना का जेल में यह पहला दिन था। उसका कोई भी दोस्त नहीं बनता और ना ही कोई उसे सीधे मुंह बात करता है। तभी वहाँ पर कोडी आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, मगर कोडी के हाव भाव बिल्कुल भी एना के पल्ले नहीं पड़ रहे थे। इसीलिए वो उसे दूर रहना ही अपनी भलाई समझती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन एना को कहाँ पता था कि कोडी कितनी खतरनाक महिला है। दरअसल दोस्तों, जिस जेल में एना सजा काट रही है वहाँ 2 ग्रुप का सिक्का चलता है, एक वाइट और एक ब्लैक। वाइट ग्रुप का लीडर का नाम कोडी है, वहीं ब्लैक ग्रुप की लीडर का नाम है जोई। कोडी एना को अपने ग्रुप में रखना चाहती है, पर एना किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। उसे बस अकेले रहना था। हालांकि बतौर लीडर कोडी को ये इनकार सहन नहीं होता। अब जब लंच टाइम के बाद जब वो अपने अपने काम में लग जाते हैं, तभी कोडी और उसके गैंग मेंबर बाथरूम साफ कर रही एना को पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और उसे अगवा करके एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं और ये कमरा चारों तरफ से सुनसान था। सभी लड़कियां एना के हाथ और पैर पकड़ लेती हैं और फिर कोडी उसके पेट में मुक्के ही मुक्के मारती। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के साथ ही साथ वो एना को यह धमकी देती है कि अगर उसने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो वो उसे जान से मार देगी। बेचारी एना, एक तो वो पहले से बिना वजह ये सज़ा काट रही है और अब ये। तभी एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि उसके साथ ये सब किसने किया, जिस पर वो सुरक्षा कर्मी को कुछ भी नहीं बताती और पैर फिसलने का बहाना बना देती है। फिर वो सुरक्षा कर्मी उसे अस्पताल की डॉक्टर जीन के पास लेकर जाती है, जो उसका इलाज करती है और कुछ दवाइयाँ देकर समझाती है कि इस जेल में इंसान नहीं जालिम बसते हैं, इसीलिए अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा हो तो वो सीधा जाकर जेलर फ्रैंक से बात करे। अब एना वहाँ से फौरन फ्रैंक के पास जाती है, जहाँ फ्रैंक एना से उसकी समस्या पूछता है, लेकिन वो कोडी के बारे में उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद फ्रैंक अपनी दराज से एना की फाइल निकालता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो कोई पेशावर मुजरिम नहीं है, बल्कि वो तो एक टॉपर रही है और साथ ही साथ संगीत में भी उसकी काफ़ी रुचि रही है, जिस पर वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करता और तारीफ़ करते करते उसके बहुत नज़दीक जाने की कोशिश करता है। यह एना को समझ आ जाता है कि फ्रैंक और उसके सौतेले पिता में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
फ्रैंक एना के करीब आकर कहता है कि अगर वो उसका ख्याल रखेगी तो वो भी उसे जेल में रानी बनाकर रखेगा, परंतु एना को ये हरगिज बर्दाश्त नहीं था। अब बैरक में पहुंचकर एना फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी किस्मत पर बड़ा ही पछतावा हो रहा था। वो इतना तेज रो रही थी कि उसकी आवाज़ जेनी के कानों तक जाती है। जेनी उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ भी जेलर ने बदतमीजी की, जिस पर एना हाँ में जवाब देती है। और फिर वो नीचे उतर के एना को कहती है कि जो कुछ आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो पहले मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे कि अब कोई भी मुझे परेशान नहीं करता। ये कहकर वो एना के पास आती है और उसे किस करती है और फिर दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। अब अगले दिन एना दोबारा खेलने के लिए ग्राउंड में जाती है, जहाँ पर ब्लैक गैंग का लीडर जोई उसे परेशान करती है, यहाँ तक कि उसकी पीठ पर बॉल भी फेंक कर मारती है। लेकिन एना हमेशा की तरह शांत रहती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती। परंतु दोस्तों, वो कहते हैं ना, बकरी की खाल आखिर कब तक खैर मनाएगी। बस शायद यही आज भी होने वाला था। एना गुस्से में कोडी के पास जाती है, लेकिन जो नाम की लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर एना उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है और वो सीधा जमीन पर लेट जाती है। अब कोडी एना से बात करने को तैयार हो जाती है, जहाँ पर मालूम पड़ता है कि अब वो उसकी गैंग में शामिल होना चाहती है। लेकिन गैंग में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें थी और सबसे बड़ी शर्त थी ब्लैक गैंग की लीडर जोई को मारने की। कोडी एना को अपने कमरे में लेकर जाती है और उनका ये कमरा कम ऑफिस ज़्यादा था, जहाँ पर सिगरेट, शराब, टेलीफोन, न जाने क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी। यहाँ कोडी और उसके साथी एना को जोई को मारने के लिए उकसाते हैं, जिससे कि एना फौरन हॉल में जाती है। अब जोई वहाँ बैठकर अपने साथियों के साथ गपशप मार रही थी, तभी एना आती है और जोई पर घूसे लात बरसाने लगती है। दोनों के बीच में काफी गंदी लड़ाई होती है, लेकिन मौके पर सुरक्षाकर्मी जाकर उन दोनों को अलग कर देते हैं और एना को तो 2 दिनों तक बिना कपड़ों के एक अंधेरे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। फिर एना को हम फ्रैंक के कमरे में देखते हैं, जो उसे सीधे शब्दों में बताता है कि वो उसे बेहद पसंद करता है। तभी उसने उसे 2 हफ्तों की जगह सिर्फ 2 दिनों के लिए काल कोठरी में रखा और अगर वो उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी तो 2 हफ्ते नहीं बल्कि 2 महीनों के लिए वहीं चूहों के बीच सड़ने के लिए छोड़ देगा। ये कहकर वो एना के साथ ही अपने ऑफिस में ज़बरदस्ती करता है, जिस पर बेचारी एना चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और ये जुल्म मजबूरी में सह लेती है, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि तालाब में रहकर मगर से बैर कहीं से भी सही नहीं है। इसके बाद कोडी एना के हाथ में अपने ग्रुप का टैटू बनाती है और उसे इस खुशी के मौके पर ड्रग्स भी चिखाती है, जिसे लेने के बाद एना बेसुध हो जाती और फिर वो दोनों कमरे में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये कोई और नहीं बल्कि कोडी की राइट हैंड जो थी। अब कुछ दिनों बाद एना की माँ उसे जेल में मिलने के लिए आती है। उसकी माँ अपनी बेटी को एक और मौका देने के लिए आई थी, लेकिन एना उन्हें बताती है कि उसके सौतेले पिता सच में हैवान थे। उन्होंने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था, पर उसकी माँ को अपने पति के खिलाफ एक भी शब्द सुनना तैयार नहीं था। उसे एक जोर का तमाचा मारकर वहां से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन सुबह जब एना ग्राउंड में अपनी गैंग के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी पीछे से ब्लैक ग्रुप की लीडर जोई आती है और उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है, परंतु किस्मत से एना बच जाती है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। सुरक्षाकर्मी एक बार फिर से उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं और अब दोबारा एना को फ्रैंक के कमरे में देखते हैं, जो एना से कहता है कि मेरे पास उस पूरे वारदात की रिकॉर्डिंग है और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारी फाइल को मजबूत करने के लिए उसे डिलीट कर दूं, तो तुम्हें मेरे साथ फिर से संबंध बनाना पड़ेगा। वो एना को ड्रग्स देता है, जिसके बाद फ्रैंक दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। अब एना को धीरे धीरे ड्रग्स की लत लगती जा रही थी और वो पैसे देकर भी ड्रग्स लेने लगती है। ये बात जब कोडी को मालूम पड़ती है तो वो उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। हम देख पाते हैं कि एना अब अकेले पड़ चुकी है, जिसकी वजह से एक दिन ब्लैक गैंग की लीडर जोई उसे नहाते समय धर दबोचती है और खूब मारती है। इधर एना की लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो डेली इंजेक्शन लेने लगती है और तो और उसने अपने हाथों में डेड भी लिख दिया, यानी कि एंड। उसे जीने का कोई शौक नहीं है और वो सिर्फ मरना चाहती है। अब रोजाना ड्रग्स लेने की वजह से एना की तबीयत अब बिगड़ने लगती है। जेनी उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। अपनी दोस्त से लड़कर वो कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ उसे सामने जोई दिखती है। फिर बस क्या था, जोई को देखकर एना का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो उस पर बिना सोचे समझे एक के बाद एक वार करने लगती है, जिसके बाद दोनों ही ग्रुप एक दूसरे से भिड़ पड़ते हैं और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन्हें छुड़ाने के लिए सुरक्षाकर्मी को बंदूक का सहारा लेना पड़ता है। अब एना को फिर से ठंडी काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है, जहां कुछ दिन बाद फ्रैंक उसे वापस उसकी बैरक में भेज देता। एना की तबीयत सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और तो और ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसे उल्टियां होने लगती है। थोड़ी देर बाद बाहर मैदान में एना फिर से ड्रग्स लेने के लिए उतावली हो रही थी।
जेनी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानती क्योंकि नशे के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ कोडी आती है और एना को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन एना कहाँ मानने वाली थी। उल्टा वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी गार्ड उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अचानक से एना एक गार्ड का चाकू छीन लेती है और सभी को उसके पास ना आने की धमकी देती है। फ्रैंक भी वहाँ पहुँच जाता और उसे समझाता है कि अगर वो चाकू छोड़ दे उसकी सज़ा 1 महीने की 1 दिन में कर दी जाएगी, लेकिन एना किसी की नहीं सुनती है और उसको भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। जिसके बाद एक सुरक्षाकर्मी बड़ी ही चालाकी से उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और एना को उठाकर 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। यहाँ अकेले अंधेरे कमरे में रह रहकर एना पागल होती जा रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता और वो जानवरों की तरह चिल्ला रही थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता तो वो खाने वाली प्लेट को तोड़कर अपनी हाथ की नस को काट लेती है। वेल वो तो भला है कि एक गार्ड को सही मौके पर वो दिख जाती है और तुरंत उसे एडमिट किया जाता है, जहाँ पर अब एना का इलाज डॉक्टर जेन कर रही थी। डॉक्टर जेन की देखभाल में एना की तबीयत में सुधार होने लगता है और वो पहले जैसी नॉर्मल हो रही थी। यहाँ एना डॉक्टर से उसकी माँ से मिलवाने की गुजारिश करती है, जिसका जुआर भी वो कर देती है। इस बार एना की माँ न सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आती है बल्कि वो सच भी बताती है जो उन्होंने उसे छुपा कर रखा था। दरअसल दोस्तों, एना की माँ ने कोर्ट में उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। उसका पति वाकई में गंदा आदमी था, लेकिन चंद पैसों के लिए वो अंधी हो चुकी थी, इसलिए उसने गवाही बदल दी। हालांकि अब एना की माँ की आंखें खुल चुकी है और वो जज के सामने गवाही देने को तैयार हो चुकी है। अब बैरक में वापस आने के बाद कोडी और जोई दोनों की गैंग अब एना को दोबारा तंग करने लगती है। उधर फ्रैंक का प्यार एना पर बेइंतहा उमड़ रहा था और वो उसे जेलो देकर जेल में होने वाले वार्षिक समारोह में बजाने को कहता है। गजब की बात तो ये थी कि इस टैलेंट शो में कोडी भी हिस्सा लेने वाली थी और जब उसे मालूम पड़ता है कि एना कंटेस्ट में उसका मुकाबला करने वाली है तो वो सीधा एना के पास जाती है और उसके चेहरे पर भयानक निशान लगा देती है। बेचारी एना एक बार और अस्पताल पहुंचती है, जहां पर फ्रैंक उसे मिलने आता है। फ्रैंक की हरकत देखकर डॉक्टर जेन को उस पर थोड़ा सा शक होता है। वो एना से सब कुछ पूछती है, जिसके जवाब में एना जेन को फ्रैंक की सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन ये सब कुछ फ्रैंक सीसीटीवी कैमरे में सुन रहा था। वो अच्छे से जानता है कि जेन ने अगर अपना मुंह खोला तो वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए वो जेन को एक महिला कैदी के हाथों मौका पाते ही मरवा देता है। जेन की मौत से एना को काफ़ी दुख होता है। वो बिल्कुल सहम जाती है और उसकी यादों में वो कॉन्टेस्ट में जेलो बजाती है। उसे सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। वेल शो खत्म होने के बाद फ्रैंक एना के पास आकर उससे कहता है कि उसे उसकी रिहाई के लिए पैरोल की व्यवस्था की है, जिसमें वो अपनी सज़ा खत्म होने के पहले ही आज़ादी से घूम सकती है। ये सुनकर एना को एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, पर फ्रैंक ये सब कुछ फ्री में नहीं करने वाला था और एना भी उसे अच्छे से जानती है। फ्रैंक को इसके बदले में क्या चाहिए था? वेल वो अपनी रिहाई की खुशी में दोबारा वो सब कुछ करती है जो फ्रैंक उसे करने को कहता है। वहीं फ्रैंक भी अपनी बातों का पक्का था। कुछ दिनों बाद एना का पैरोल लेटर भी आ जाता है। हालांकि जेल से जाने से पहले एना फ्रैंक का पर्दाफाश करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बाद कोई और भी भोली भाली लड़की वो सब कुछ सहे जो उसने सहा। और फ्रैंक एक खूनी भी है, इसीलिए उसे सज़ा मिलना ज़रूरी है और इसीलिए मदद के लिए वो कोडी के पास जाती है। पहले तो कोडी उसके लिए मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी समझ आता है कि फ्रैंक को सज़ा मिलनी चाहिए। वो उसकी हाँ में हाँ भर देती है और उसे एक टेप रिकॉर्डर देती है, जिसकी मदद से अगली बार एना फ्रैंक के सारी कॉल करतूतों को रिकॉर्ड कर सके। अब एना फ्रैंक का सच सबके सामने लाने के लिए उसके कमरे में जाती है और वीडियो रिकॉर्डर की मदद से वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है जो कुछ फ्रैंक न जाने उसकी जैसी कितनी लड़कियों के साथ करता हुआ आ रहा है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब एना के पैरोल की मीटिंग होनी थी। यहाँ पर फ्रैंक के अलावा जेल अथॉरिटी के 3 और सदस्य मौजूद थे। एना को पूरा 1 साल हो चुका था, इसीलिए उसके स्वभाव को देखकर सभी को उसकी रिहाई का फैसला लेना था। पर तभी फ्रैंक एना के खिलाफ बोलने लगता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर एना उससे दूर जाए, लेकिन एना ने तो फ्रैंक को ठिकाने लगाने का अलग ही व्यवस्था कर रखी थी और वो वीडियो उन अधिकारियों को दिखा देती है। ये वीडियो देखकर अधिकारियों के तो होश उड़ जाते हैं और वो सभी फ्रैंक की लाख गुजारिश के बाद भी उसकी एक नहीं सुनते और अब वो बुरा फंस चुका है। उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और ये देखकर सभी कैदी बहुत खुश होते हैं। वहीं एना की हिम्मत की दाद देते हुए उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। जेल से जाने से पहले एना जेनी से आखिरी बार मिलती है
और उसका शुक्रिया अदा करती है। साथ ही साथ रास्ते में कोडी की भी उससे मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को खुशी खुशी सॉरी बोलकर अलविदा कहते हैं। अब अंत में 1 साल बाद ही सही, लेकिन ऐना को इंसाफ मिल जाता है और वो एक आम आदमी की तरह आज़ाद थी। आखिर में हमें कुछ साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर ऐना अब काफ़ी बड़ी आर्टिस्ट हो चुकी है और वो एक शो में जेलो बजा रही है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन ये कहानी देखकर ये सीख हमें ज़रूर मिलती है कि आपको टूटना नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब सब कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आपको लड़ना है सिर्फ अपने लिए, और इसी का नाम ज़िंदगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।